हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्जेट। आज हम करने जा रहे हैं 2024 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व। तो आइए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन। ओके, ये आपका आया है लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन से, जो आपका चैप्टर है फिजिक्स का जो चैप्टर आपका है उससे आया है, और काफी अच्छा चैप्टर है, काफी वेटेज है उस चैप्टर का, और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उस चैप्टर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है। At what distance from a convex lens should an object be placed to get an image of the same size as that of the object on a screen? कहते हैं कि ऐसी कौन सी डिस्टेंस पे हम कॉन्वेक्स लेंस को रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं जब इमेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट को कौन सी ऐसी जगह पे रखें कि इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर की ही फॉर्म हो, सेम साइज की फॉर्म। ऐसा कब होता है? ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस लेंसेज की अगर हम बात करें तो हम रिफ्लेक्शन में नहीं, रिफ्रैक्शन में इनको पढ़ते हैं। ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस पहले तो सिंपल सी बात है, कॉन्वेक्स लेंस आपका बनाता है रियल इमेज, बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ये आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं कहाँ पे रखा होगा। तो पहली कंडीशन है बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब कभी भी अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के बियॉन्ड रखा होगा, पीछे रखा होगा, तो इस कंडीशन में कभी भी सेम साइज की इमेज नहीं बनती। इस टेबल को याद कर लीजिएगा, कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज फॉर्मेशन है उसे पढ़ लीजिएगा लेंसेज में। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके रे डायग्राम्स फॉर्म होते हैं, इमेज फॉर्मेशन आती है। तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। तो बियॉन्ड टुवर्ड्स द फोकल लेंथ, अब कभी भी अगर आप इमेज रखेंगे, तो इमेज ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो इमेज हमेशा डिमिनिश्ड बनती है, हमेशा छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है। बहुत बड़ी और या सेम साइज की नहीं बनती है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपको यहीं पे गलत हो जाता है। अगला है एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। अगर प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं तो इमेज फॉर्म्ड होती है इंफिनिटी पे। फोकस पे कभी भी अगर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज फॉर्म होती है इंफिनिटी पे। अगर इंफिनिटी पे इमेज फॉर्म हो रही है तो वो क्या बनेगी, छोटी या बड़ी, इन लास्ट। ठीक है। इस कंडीशन में भी सेम साइज नहीं बनती है। ओके। थर्ड कंडीशन इज एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। जब कभी भी कॉन्वेक्स लेंस को फोकल लेंथ पे रखा जाएगा, 2f पे रखा जाएगा, 2f पे रखा जाएगा, एट 2f, तो इस कंडीशन में हमेशा जो इमेज है वो एट 2f पे ही बनेगी। अगर 2f पे अगर इमेज बन रही है और ऑब्जेक्ट भी 2f पे रखा, बन भी 2f पे रही है, तो इट्स मीन सेम साइज की बनेगी, क्योंकि जहां पे रखा है वहीं पर तो इमेज फॉर्म हो रही है, एट टू एफ। तो इस कंडीशन में हमेशा सेम साइज की इमेज फॉर्म होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। ट्वाइस फोकल लेंथ पे रखेंगे तो हमेशा ट्वाइस फोकल लेंथ पे ही इमेज फॉर्म होगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, चाहे वो कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स उस लेंस की बात हो, या कॉन्वेक्स मिरर की बात हो, या कॉन्केव लेंस की बात हो, या कॉन्केव लेंस की बात हो, लेंस एंड मिरर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आंसर, सॉरी, क्वेश्चन 13 अगेन, ये आपका ह्यूमन आई से आया हुआ है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत जनरल साइंस में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है। द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्किन व्हिच इज कॉल्ड एज। ऐसी कौन सी साइड है जहां पे इमेज फॉर्म होता है और लाइट सेंसिटिव होता है? कॉर्निया? बिल्कुल नहीं। सिलियरी मसल्स? बिल्कुल नहीं। ये तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन सिलियरी मसल्स एडजस्ट होती हैं, तो इसमें ऑप्टिक नर्व? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से तो हमारे ऑप्टिक नर्व से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है, सिग्नल्स है, जो केमिकल सिग्नल्स है, वो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, यहाँ पे कन्वर्जन होता है। तो ऑप्टिक नर्व लास्ट आपका बचता है रेटिना। रेटिना क्या है? एक ऐसा बड़ा जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, एंड इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्किन। ये लाइट सेंसिटिव स्किन रहती है और यहीं पे आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। रेटिना में इमेज बनने के बाद ही फिर ऑप्टिक नर्व से होते हुए सिग्नल कहाँ जाते हैं, ह्यूमन ब्रेन में जाते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ह्यूमन आई से देख लीजिए। ऑप्शन थर्ड, क्वेश्चन 14, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। कौन सा पैटर्न ऐसा है जो सोलेनोइड के अंदर है और
आपका इसमें इनसाइड की बात कर रहा है, आउटसाइड की बात नहीं कर रहा है, इनसाइड की बात कर रहा है। इनसाइड कैसा होता है? जब हम सोलेनोइड को पढ़ते हैं, ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो चैप्टर है आपका, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है सोलेनोइड वाला। तो ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब सोलेनोइड के इनसाइड चलती है, आउटसाइड की अगर हम बात करें तो आउटसाइड तो ऐसे चलती है, ठीक है। अब करंट कैरिंग कंडक्टर ये, लेकिन बात किसकी हो रही है? इनसाइड की बात हो रही है। अब जब इनसाइड की बात होती है, इनसाइड कैसे चलती है, तो कभी भी जब सोलेनोइड में इनसाइड अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड चलती है तो वो चलती है पैरेलल, हमेशा पैरेलल चलेंगी, एक्सिस के पैरेलल चलेंगी, बिल्कुल। इस कंडीशन में आपका जो ऑप्शन ए है वो सही है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि इनसाइड हमेशा पैरेलल चलती है सोलेनोइड के अंदर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑप्शन आपका क्वेश्चन है 15, आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग, ठीक है। ये आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो वहां आप उसको तैयार कर लीजिएगा। फूड चेन की बात करें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम 6, 7, 8, 9 में भी इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो ये फूड चेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला आपका आता है ग्रास, गोट एंड लायन। घास को बकरी खा लेती है, बकरी को लायन ने खा लिया, राइट, सही है। इसमें कोई आइडेंटिफाई सेकेंड टॉपिक लेवल मिसिंग नहीं है। अगला आता है जो प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, करेक्ट। ये इसने इसको खाया, इसने इसको, ठीक है। अगला टाइगर, ग्रास, स्नेक एंड फ्रॉग, उसके बाद ग्रास पर ग्रास, स्नेक, फ्रॉग, ईगल। इस कंडीशन में अब देखिए, फ्रॉग है, उसको किसने खाया? स्नेक ने। और ग्रास एंड टाइगर, टाइगर ने फिर स्नेक को खा लिया। ट्रॉपिक, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल की अगर आप बात करें तो ये तो आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है। अब सेकेंड ट्रॉपिक लेवल तो इसमें है, इसमें कोई हर्बीवोर तो है ही नहीं। हर्बीवोरस क्या होता है? जो ग्रास को खाएंगे, जो घास को खाएंगे, ठीक है। अब इसमें कोई हर्बीवोरस तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि फ्रॉग तो नहीं है, स्नेक भी नहीं है, टाइगर भी नहीं है, और ग्रास तो आपके प्राइमरी कंज्यूमर जो आपके प्रोड्यूसर्स जो आपके हैं वो आपका ग्रास, ये तो सारे कंज्यूमर्स हैं, इसमें हर्बीवोरस कोई है ही नहीं। तो इस वाले ऑप्शन में आपका जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल है वो मिसिंग है। इसमें या तो ग्रासफर होना चाहिए था, जिसे इस कंडीशन में ग्रासफर ने ग्रास को ले लिया, फिर फ्रॉग ने ग्रासफर को खा लिया, उसके बाद को स्नेक ने खा लिया, एंड स्नेक को ईगल ने खा लिया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, लेकिन इस कंडीशन में जो आपका सेकंड टॉपिक लेवल है वो मिसिंग है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Question 16. In which of the following organism multiple fission is the means of asexual reproduction? अब यहाँ पे बारी आती है आपकी कि आपको ये बताना है कि मल्टीपल फिजन किसमें होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये चैप्टर है, ये भी आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस उससे आता है। ये आपका पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इन सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जब पढ़ेंगे तो वो कैसे कैसे किस टाइप से होता है वहां पढ़ते हैं, जैसे बर्डिंग से, बाइनरी फिजन से, रिप्रोडक्शन रिजनरेशन से, मल्टीपल फिजन हो गया है आपका, एंड इसके बाद आपका वेजिटेटिव नहीं, हाँ, रिप्रोडक्शन में आप सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल में, एसेक्सुअल में पढ़ेंगे बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन हो गया। उसके बाद आपका बर्डिंग है, रिजनरेशन है, जैसे हाइड्रा में रिजनरेशन होती है, बर्डिंग होती है, उसी कंडीशन में। अब यहाँ देखते हैं कि यीस्ट, लेशमेनिया, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमें देखना है, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर हम देखें, जो यीस्ट है, पहला ऑप्शन आपका जो यीस्ट है, यीस्ट में क्या होता है, ठीक है। यीस्ट में हमेशा बर्डिंग होती है, यीस्ट में क्या होगी आपकी बर्डिंग। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो है बर्डिंग। ऑप्शन सेकंड लेशमेनिया, लेशमेनिया में हमेशा बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। अमीबा में हमेशा फिजन होता है, लेशमेनिया में बाइनरी फिजन होता है। अगली बात करते हैं पैरामीशियम की। पैरामीशियम में
भी बाइनरी फिजन ही होता है, थर्ड ऑप्शन में। फोर्थ है आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में होता है मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब है कि एक जो आपका सेल है वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना, कन्वर्ट होना, बहुत सारे डॉटर सेल्स में कन्वर्टेड होना, उसको बोलते हैं मल्टीपल से मतलब फिजन का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा बनना, लेकिन मल्टीपल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत सारी सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, बहुत सारी डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन, एक मदर सेल से बहुत सारी डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो आपका आता है मल्टीपल फिजन। ये आपका होता है प्लाज्मोडियम में, तो आंसर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अब यहां से आपके असर्शन और रीजन स्टार्ट होते हैं 17 टू 18। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन 17 इज हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, उसका रीजन दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। तो इस कंडीशन में कह रहा है हाइड्रोजन गैस कब इवॉल्व होती है, जब इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, राइट। जब भी जिंक और नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करते हैं तो कभी भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस कभी भी इवॉल्व नहीं होगी। ZnHNO3, ये इस कंडीशन में आपका क्या बनता है, ZnHNO3। तो आपका बनेगा Zn, उसके बाद N, ये आपका बनाएगा प्लस H2 प्लस N2O, ये आपका बनेगा। इस कंडीशन में N2O H2O, कहीं पे भी हाइड्रोजन गैस तो फॉर्म हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। और आपका एसर्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक है, एसर्शन बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन क्या कह रहा है, कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड व्हेन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, जब भी आपकी हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व हो तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है। अब लेकिन इसमें रीजन क्या दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड व्हेन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। ऑप्शन जो आपका रीजन आर है ये भी करेक्ट है, बट यहाँ पे जो आपका रीजन है वो थोड़ा सा आपका मिसमैच हो रहा है, थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं नाइट्रिक एसिड क्या वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसने हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर दिया इन द वाटर, वाटर में उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, क्योंकि आपका क्या निकल रहा है H2O इज नॉट H2 इज H2O, आपके H2 कहीं बन ही नहीं रही है, फॉर्म ही नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में आपका क्या रहेगा, ऑप्शन जो आपका आर है या वो आपका करेक्ट है, बट इट्स नॉट अ गुड एग्जाम्पल या इट्स नॉट अ एक्सप्लेनेशन, गुड एक्सप्लेनेशन। तो इस कंडीशन में आपका क्या रहेगा, पहले वाले का जो आपका 17 का आंसर है both assertion and reasons are true, B, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, option B is correct in first question। अगला चलते हैं, सेकेंड है आपका accumulation of harmful chemicals is maximum in the organism at the highest trophic level of a food chain, harmful chemicals are sprayed on the crops to protect them from disease and pests। हाँ, फूड चेन का जो हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल है जिसमें हम फूड ग्रेन्स वगैरह होते हैं वहां पे एक्यूमुलेशन है मैक्सिमम हार्मफुल केमिकल, बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं, क्यों, प्रिजर्व रखने के लिए, प्रोटेक्ट रखने के लिए, किससे, पेस्ट वगैरह से, आप डिजीज से, कीटाणु, पक्षी, चिड़िया या कीड़े, किसी भी चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए हार्मफुल
केमिकल्स का यूज किया जाता है। तो असर्शन आपका बिल्कुल सही है। रीजन क्या दिया हुआ, हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज, सही है। हार्मफुल केमिकल्स को इसलिए यूज किया जाता है कि वो क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सके डिजीज और पेस्ट से। तो जो आपका रीजन है वो सही से असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो आपका ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। 19 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखते हैं, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। ठीक है। अब इस कंडीशन में कह रहा है द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो रेट है एक्वेटिक एनिमल्स का वो मच फास्टर है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से। असर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज एयर, फॉल्स। बिकॉज जब रेट ज्यादा होगा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, रेट ब्रीथिंग रेट अगर ज्यादा है तो इट्स मीन क्या, ऑक्सीजन लेवल कम है। जब हम हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो उस टाइम पे हमारा ब्रीथिंग रेट क्या बढ़ जाता है, बिकॉज हाई ऑल्टीट्यूड पे जो आपकी ऑक्सीजन है वो कम रहती है, ऑक्सीजन रेट कम रहता है। और जब हम जिस जगह पे अभी नॉर्मल एल्टीट्यूड पे अगर हम आते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट और नॉर्मल रहता है, क्योंकि वहां पे क्या है, ऑक्सीजन लेवल हमारे लिए कंप्लीट है, भरपूर है, जितना हमें चाहिए उतना हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर देखें तो जो आपका रीजन है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, फॉल्स है, क्योंकि वो कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, की जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो वाटर में डिसॉल्व होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एयर। लेकिन 21% तो हमारी एयर में प्रेजेंट रहती है और 5 to 10 कुछ इतनी परसेंट आपकी वाटर में। अब बेसिक से ये हमारी जनरल नॉलेज की बात है कि वाटर में हमेशा ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, क्योंकि वाटर में एक्वेटिक एनिमल्स वाटर को लेते हैं, वाटर से फिर वो ऑक्सीजन लेते हैं, बट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स डायरेक्टली ऑक्सीजन ले रहे हैं इन एयर। तो जो आपका रीजन है वो इस कंडीशन में फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। अगला चलते हैं, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, उसे कर लेते हैं अगला। ठीक है। असर्शन कह रहा है कि रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई and rainbow is formed in the sky when the sun is overhead and the water droplets are also present in air। ये आपका रीजन है। असर्शन तो आपका बिल्कुल सही है, कह रहा है कि नेचुरल स्पेक्ट्रम है, नेचुरली ही रेनबो फॉर्म होता है सनलाइट में। ठीक है, स्काई में ही फॉर्म होता है। अब रीजन कह रहा है रेनबो इज फॉर्म इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट इन एयर। जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, जब इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, अब ये कहाँ पढ़ेंगे आप, ये आप पढ़ते हैं जब आप ह्यूमन आई पढ़ रहे होते हैं, तो वहीं आपका ये चैप्टर आता है। तो उसमें एक चीज दी हुई है, अब रेनबो फॉर्मेशन आप जब पढ़ते हैं तो वहां पे दिया हुआ है कि कभी भी जब रेनबो फॉर्म होता है तो सन हमेशा ओवरहेड नहीं होगा, सन बिहाइंड होता है, सन हमेशा बिहाइंड। जिस कंडीशन में सन बिहाइंड होगा उस कंडीशन में ही रेनबो फॉर्म होगा। अगर सन ओवरहेड होता है तो उस कंडीशन में रेनबो फॉर्म नहीं होता है। तो जो आपका रीजन है वो सही नहीं है, रीजन जो आपका गलत है, क्यों कह रहा है कि रेनबो इज फॉर्म इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवर एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट इन एयर। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रीजन तो सही नहीं है, रीजन तो गलत है। ओवरहेड की जगह आपका क्या होना चाहिए था, बिहाइंड होना चाहिए था। तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। रीजन क्या है, गलत है, या ऑप्शन बी। हम कह सकते हैं बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एग्जाम्पल। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी। लास्ट जो 20 क्वेश्चन है उसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज रीजन तो गलत है, रीजन तो कह रहा है कि ओवरहेड जबकि बिहाइंड होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज बहुत जल्द हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।